देखिए, देश में तो बहुत सारी समस्या हैं, तरह तरह की समस्या है, लेकिन एक ऐसी समस्या है जो कि सबसे बड़ी समस्या होने के बावजूद एकदम सेक्युलर समस्या है, जो सारे धर्मों को, सारी जातियों को, सब लोगों को सामान्य तरीके से अफेक्ट करती है। वो बेरोजगारी की समस्या। और ये समस्या पिछले कई साल से बढ़ती चली गई और इस वजह से भी बढ़ गई क्योंकि इस मौजूदा सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए। पहले तो नोटबंदी का, फिर अंधाधुंध जीएसटी का, उसके बाद ये लॉकडाउन का। वैसे तो खैर इस सरकार, जैसे आप लोगों को पता है, इस सरकार की कोई इसमें इच्छा है ही नहीं कि इस समस्या से डील किया जाए, निपटा जाए, इसको कम किया जाए। लेकिन उसके अलावा इन्होंने ऐसे फैसले लिए। और ये जो अब आर्मी में जो क्या कहते हैं इसको, जो अग्निपथ अग्निवीर वाला जो फैसला लिया है, जिससे भी और ये समस्या बढ़ रही है। और अभी जो टेक्नोलॉजी में हो रहा है, पता नहीं आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है, उससे स्वाभाविक है कि ये समस्या और बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। और बहुत लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की वजह से अगले 10 साल के अंदर करीब 90% नौकरियां खत्म होने वाली हैं। और मैं तो इस डेवलपमेंट को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। और ये मैं बिल्कुल यकीनन कह सकता हूँ कि अगले 10 साल में 90% नौकरियां सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं, पूरी दुनिया से खत्म हो जाएंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा होंगी। ये थोड़ी अच्छी बात है कि इसमें सबसे पहले जो नौकरियां खत्म होंगी वो होंगी डॉक्टरों की, वकीलों की, जो ऊपर का काम करने वाले लोग माने जाते हैं, उन लोगों की सबसे पहले खत्म होंगी। और जो लोग हाथ से काम करते हैं, उन लोगों की सबसे आखिर में खत्म होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते हुए। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा तेजी से प्रगति हो रही है डिजिटल इंटेलिजेंस में, और उससे थोड़ा कम तेजी से प्रगति हो रही है मैकेनिकल रोबोट्स में, जो हाथ से काम कर सके। तो हाथ से काम करने वालों की नौकरियां सबसे आखिर में जाएंगी, लेकिन जो दिमाग से काम करते हैं, उन लोगों की नौकरियां जो हैं सबसे पहले खत्म होने वाली हैं। और बहुत जल्द होने वाला है। बहुत सारा तो ऑलरेडी हो रहा है और बहुत सारा अगले 5, 6, 7 साल में होने वाला है। और मेरा तो खैर ये मानना है कि 10 साल के अंदर ऐसी स्थिति बन जाएगी जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारी सोसाइटी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी, हमारी सोसाइटी का, हमारे प्लेनेट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उससे तो इंसानों को बड़ी तकलीफ हो जाएगी, हो सकता है वो हम सबको मार ही दें, वगैरह वगैरह। मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो इंटेलिजेंस का सबसे पहला प्रमाण जो होता है वो ये होता है कि कोई भी इंटेलिजेंट आदमी ये समझता है कि दूसरे को, किसी को नुकसान पहुंचाने से आप अपना भला नहीं कर सकते, दूसरे से कोऑपरेट करने से ही सबसे ज्यादा भला कर सकते हैं। तो मेरा तो खैर निजी मानना ये है, मैं माइनॉरिटी में हूँ। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और जो 10 साल के अंदर मेरा मानना है कि हमारी सोसाइटी, हमारे पूरे विश्व को कंट्रोल करेगी, नियंत्रित करेगी, इससे
नुकसान नहीं होने वाला। शायद वो इंसानों ने जिस तरह से मैनेज किया है पृथ्वी को और सोसाइटी को, उससे वो लोग बेहतर ही मैनेज करेंगे। लेकिन अभी कुछ साल के अंदर ही बहुत जबरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है इसके कारण। इस सरकार ने जो किया है वो तो एक बात है, तो इसलिए ये एक ऐसी समस्या है जिससे जूझने के लिए हमको इवेंचुअली, जब सिर्फ 10% लोगों के पास ही नौकरियां रह जाएंगी या 5 से 10% लोगों के पास और 90% अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? तो आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि हर एक जने को एक मिनिमम बेसिक इनकम, हर एक इंसान को मिनिमम बेसिक इनकम सरकार के द्वारा या जो भी अथॉरिटी है उसके द्वारा प्रोवाइड करी जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर रूल करेगी तो वो भी यही प्रोवाइड करेगी। तो जो एक हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि भाई रोजगार के अधिकार का कानून बनाइए, ये तो ऐसी चीज है कि उसके बगैर तो अब हमारी व्यवस्था चल ही नहीं सकती। आगे चल के उसके बगैर ये व्यवस्था चल ही नहीं सकती। और उसकी एक शुरुआत अब राजस्थान सरकार के द्वारा करी जा रही है। एक्चुअली नरेगा का जो कानून बनाया गया था वो यही सोच के बनाया गया था, दो वो थोड़ा लिमिटेड था कि भाई रोजगार की बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है और इसको देखते हुए कम से कम जो लोग गांव में रहते हैं, जो रूरल हाउस होल्ड हैं, उसमें एक फैमिली में से एक आदमी को कम से कम साल में 100 दिन की नौकरी मिल सके न्यूनतम मजदूरी पर। अब हम लोग जो कह रहे हैं कि रोजगार के अधिकार का कानून वो एक तरह से इस नरेगा का ही बिल्कुल एक्सपेंडेड वर्जन है। यानी कि 100 दिन के बजाय हम कह रहे हैं कि पूरे साल, रूरल के बजाय हम कह रहे हैं कि सब लोगों को, रूरल अर्बन सबको, फैमिली में एक जने के बजाय हम कह रहे हैं सारे एडल्ट्स को। यानी कि हर एक एडल्ट को पूरे देश में कम से कम न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार का अधिकार होगा। और अगर उसको रोजगार नहीं दिया जा सकता न्यूनतम मजदूरी पर भी, तो उसको कम से कम उसका आधा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए। तो ये तो ऐसी चीज है जिसके बगैर आगे व्यवस्था हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कहीं पर भी चल ही नहीं सकती। ये हम लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये सिर्फ एक हमारा बेसिक आर्टिकल 21 की डिमांड। देखिए आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। राइट टू लाइफ का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जानवर की तरह आप जी सकें। उसका मतलब ये है कि आप डिग्निफाइड लाइफ लीड कर सकें, और डिग्निफाइड लाइफ के लिए कम से कम एक बेसिक इनकम की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट अगर मिल सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक मिनिमम बेसिक इनकम आपकी होनी चाहिए डिग्निफाइड लाइफ के लिए। तो ये तो आर्टिकल 21 का हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये तो बिल्कुल ऐसी डिमांड है जिसको कोई भी सेंसिबल सेन आदमी ठुकरा ही नहीं सकता। जो लोग ये कहते हैं कि भाई इसका पैसा कहां से आएगा, इतना पैसा कहां से आएगा कि भाई हम सब लोगों को न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार दे सकें या कम से कम उसका आधा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे सकें, बिल्कुल गलत बात कहते हैं। क्योंकि इसका पैसा तो बहुत आसानी से कई तरीके से निकाला जा सकता है। इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी हो गई है पिछले खासकर कुछ सालों में। 1920 में या 21 में ये देखा गया कि जो नीचे के 50% लोग थे, जब ये कोविड आया उसके बाद, उनकी इनकम जो है 62% घट गई। 62% घट गई। मतलब ये ऐसा चौंकाने वाला फिगर है। 62%
5% घट गई, और जो ऊपर के 5% थे उन लोगों की इनकम जो है बहुत बढ़ गई। इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी हो गई है कि अगर आप 1% वेल्थ टैक्स भी लगा दें, एनुअल वेल्थ टैक्स 1% लोगों की असली वेल्थ के ऊपर, और 30% एस्टेट ड्यूटी लगा दें, जो कि ज्यादातर देशों में होती है, यानी कि जब किसी की मौत होती है तो उसकी वेल्थ सारी की सारी उसके बच्चों के पास ना चली जाए, उसमें से कम 30% स्टेट के पास आ जाए। सब देशों में होता है, हिंदुस्तान में बस ऐसा नहीं है। इसी से इतना पैसा निकल आएगा कि आप सब लोगों को न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार दे सकें। तो इसलिए ये तो बिल्कुल हमारी बेसिक डिमांड है। बाकी जो डिमांड्स हैं जिसका जिक्र सुबह जरूर हुआ होगा, ये जो हमारी भारत रोजगार संहिता की जो बाकी डिमांड्स हैं कि भाई आप सरकार के जो रिक्त पद हैं उनको जल्दी से भरिए, आप पब्लिक सेक्टर में अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन नहीं करिए। अब देखिए, पब्लिक सेक्टर में 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें निजीकरण नहीं होना चाहिए। ये हम लोग को बात अच्छी तरह से ठीक से समझ लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि पब्लिक सेक्टर का निजीकरण हो ही नहीं सकता। अगर पब्लिक सेक्टर कुछ ऐसे सेक्टर्स में है, जैसे मान लीजिए जूते बनाने की कंपनी है, कपड़े बनाने की कंपनी है, मान लीजिए वो पब्लिक सेक्टर में है। जूते बनाने और कपड़े बनाने की कंपनी ऐसी है कि उसमें पब्लिक सेक्टर को होना जरूरी नहीं है, उसका आप निजीकरण कर सकते हैं, सरकार उससे हट सकती है। क्योंकि जूता और कपड़े बनाने की बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें खूब अच्छा कंपटीशन है और उसमें कोई ऐसे सब्सिडाइज करने की जरूरत नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल मोनोपोली सेक्टर्स हैं, जैसे रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, कई सेक्टर्स हैं जो नेचुरल मोनोपोलीज हैं, यानी कि उसमें आप कंपटीशन नहीं ला सकते। एक शहर में नॉर्मली एक ही एयरपोर्ट होता है, एक जगह एक ही पोर्ट होता है, और वो उस एरिया का मोनोपोली होता है, उस शहर की मोनोपोली होती है। अब जब से इन्होंने निजीकरण करना शुरू किया एयरपोर्ट्स वगैरह का, अभी 6 एयरपोर्ट्स पहले अडानी को दे दिए, फिर और कई सारे दे दिए, पोर्ट्स करीब सारे ही अडानी को दिए जा रहे हैं। तो अभी हाल में खबर आई थी कि उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट में जो लैंडिंग फीस, जो फीस चार्ज करती है वो एयरपोर्ट, 6 गुनी बढ़ा दी, 6 गुनी एक बार में बढ़ा दी। जब आप प्राइवेट मोनोपोली बना देंगे तो वो तो जाहिर है कि लूटेंगे। सरकार ये कहती है कि नहीं वो रेगुलेटेड है, एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको रेगुलेट करती है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है कि एक प्राइवेट मोनोपोली होती है, रेगुलेटर होता है, तो उसमें करप्शन भयंकर होता है, और रेगुलेटर को करप्ट करके प्राइवेट मोनोपोली अंधाधुंध प्रॉफिट कमाती है, लोगों को, जनता को लूटा जाता है। तो इसलिए जो भी मोनोपोलिस्टिक सेक्टर्स हैं, जो नेचुरल मोनोपोलीज हैं, उसमें बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पर सब्सिडी की जरूरत होती है, वहां प्राइवेट कंपनियां भी हो सकती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, बैंक्स हैं। अब प्राइवेट स्कूल्स हो सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि न्यूनतम एजुकेशन और न्यूनतम हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का दायित्व सरकार का होना चाहिए और है, इसलिए जो कमांडिंग हाइट्स हैं एजुकेशन सेक्टर के, हेल्थ सेक्टर के और बैंकिंग सेक्टर के, इन कमांडिंग हाइट्स पर हमारा पब्लिक सेक्टर होना चाहिए। जो अभी किया जा रहा है कि भाई धीरे धीरे करके सरकार एजुकेशन से निकल जाए, सब प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बना दी जाए, प्राइवेट स्कूल्स को दे दिया जाए, हेल्थ केयर से निकल
निकल जाएं, सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह बना दिए जाएं, अब तो खैर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वगैरह भी, बैंक से निकल जाएं, एक एक करके बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेन दायित्व इन सेक्टर्स में सरकार का है। तो इसलिए ये हमारी तीसरी डिमांड है। दूसरी डिमांड तो आपको बताई थी कि भाई सारे जितने रिक्त पद हैं, सरकार जो अभी 1 करोड़ से ज्यादा रिक्त पद हैं सरकार में, सारी सरकारों में पब्लिक सेक्टर का मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा, और ये भरे नहीं जा रहे, और भरे भी जाते हैं कभी कभी तो खूब बेईमानी हो रही है। तो इसीलिए एक उसका टेम्पलेट बनाया गया है कि भाई किस तरह से आप उनमें भर्ती कर सकते हैं जिसमें बेईमानी ना हो, और जल्दी से 6 महीने के अंदर सारी भर्तियां हो जाएं जितने रिक्त पद बचे। और चौथा डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का। अभी हम ये देख रहे हैं, देखिए एक कानून बना था कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिशन एंड रेगुलेशन है, अभी तो उन सबको इन्होंने लेबर कोड्स में सब कानूनों को ले आए हैं। उसका मकसद बड़ा सिंपल था कि जो परमानेंट जॉब्स हैं, पेरेनियल जॉब्स हैं, वो आप कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं दे सकते, उसमें आपको रेगुलर जॉब्स ही देने पड़ेंगे। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट पर आप देते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ना तो पूरे पैसे देता है, ना उसके कोई सोशल सिक्योरिटी होता है, ना उसका कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ नहीं होता। और इसलिए लेबर का खूब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू। और अब तो हम देख रहे हैं कि सरकार जो है टीचर्स के जॉब्स भी कॉन्ट्रैक्ट पर दे रही, अंधाधुंध कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है नौकरियों का। तो ये सब बंद होना चाहिए, जो कि एक एक्सप्लॉयटेशन का जरिया बन गया है। तो मेरा ये मानना है कि आज वो समय आ गया है हिंदुस्तान में कम से कम, जहां पर एक बहुत बड़ा आंदोलन रोजगार के ऊपर लॉन्च किया जा सकता है, इन 4 बिंदुओं के ऊपर। और इस आंदोलन में बहुत तरह तरह के, देखिए युवा लोग तो उसके सबसे बड़े भोगी हैं आज एम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट के। तो युवा वर्ग तो उसकी बिल्कुल अगुवाई करेगा, लेकिन युवा वर्ग के अलावा बहुत सारे हर वर्ग से लोग इसमें जुड़ जाएंगे, खासकर जो यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट तो खैर युति हुए, लेकिन हर तरह के लोग इसमें जुड़ जाएंगे। और ये आंदोलन मेनली सिविल सोसाइटी के द्वारा होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी जरूर इसमें शिरकत करें, सपोर्ट करें, लेकिन इसका जो बिल्कुल फोरफ्रंट है वो सिविल सोसाइटी और संयुक्त युवा मोर्चा जैसे संगठनों के द्वारा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग अगर इसको इमेजिनेटिवली इसका प्रयास करें तो अगले 1 साल में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी होंगे, और जिन लोगों ने ये समस्या बढ़ाई है, खड़ी करी है, जो उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं, खासकर मौजूदा सरकार, उसको उसका नुकसान, पॉलिटिकल नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये युवा हल्ला बोल ने इसकी एक अगुवाई करी और एक संयुक्त युवा मोर्चा का गठन कराया गया, और आप लोग सब उसमें जुड़े हैं। और अगर हम लोग इमेजिनेटिवली और ईमानदारी से और पूरा जोर लगाकर, दिल लगाकर, दिमाग लगाकर इस आंदोलन को खड़ा करते हैं, तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन एक समय पर खड़ा हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन बन सकता है। बहुत बहुत